सीमा, देखना एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर कृषि विभाग में बड़ा अफसर बनेगा। रामू ने अपनी पत्नी सीमा से कहा। सही कह रहे हो आप, हमारा बेटा है ही इतना होनहार। हर साल परीक्षा में पहले नंबर पर आता है, इस बार भी अच्छे नंबर से पास होगा। क्यों करण, सही कह रही हूँ ना मैं? सीमा ने अपने बेटे करण से कहा। करण 14 वर्षीय लड़का जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई के साथ साथ हर काम में काफ़ी तेज है। करण का एक ही सपना है, पढ़ लिखकर अपने देश के किसानों के हित में काम करना। यही सपना देखकर रामू ने उसे बड़ा किया है। अपने पिता का सपना ही उसका सपना बन चुका है। रामू एक खेतिहर परिवार से है और राजस्थान के एक गांव में रहता है। पीढ़ियों से चले आ रहे खेती के काम को ही रामू ने अपनाया, लेकिन बदलते समय में किसानों की हालत बेहद नाजुक होती गई। रामू के परिवार का पेट पालना खेती से होने वाली आमदनी से होता है, लेकिन आज के महंगाई के इस दौर में किसानों के लिए खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर रह पाना, जीवन यापन करना दूभर हो गया है। हालांकि रामू के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत है और वह जो भी फसल उगाता है उसे सीधे मंडी में बेचता। ज्यादा आमदनी नहीं होने की वजह से करण का एडमिशन भी सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। रामू का खेत ऐसी जगह पर है जिसकी कीमत पहले से 4 गुना बढ़ गई है। उस जमीन के बहुत खरीदार हैं, लेकिन रामू के परिवार का तो पेट पालने का जरिया ही वो खेत है, तो कैसे उस जमीन को बेच दे। गांव के साहूकार राम प्रकाश महाजन ने बहुत बार रामू से उस खेत को बेचने को कहा, लेकिन हर बार रामू उन्हें मना कर देता। इस बात से राम प्रकाश के अभिमान को काफी ठेस पहुंची। वह रामू पर बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने साम दाम दंड भेद अपनाकर वो जमीन हथियाने की ठान ली। एक दिन रामू अपनी फसल बेचने गाँव से शहर को गया और रास्ते में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। या कहे कि राम प्रकाश ने कराया। वह जख्मी हालत में वहीं सड़क पर बहुत देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद आगे नहीं आया। उसकी सारी फसल भी वहां सड़क पर गिर गई। गरीब किसान समझकर कोई मदद नहीं करना चाहता है, क्योंकि सबको बस इसी बात का डर कहीं वो उसकी मदद कर खुद कानून के शिकंजे में न फंस जाए। रामू का खून लगातार बहता रहा। लोगों की भीड़ में किसी को तरस आया उस पर और पुलिस को कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचे और रामू को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बारे में पता कर उसके घर वालों को हॉस्पिटल बुलाया गया। सीमा और करण फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे और रामू की हालत देखकर दोनों का बुरा हाल हो गया। रामू का खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने सीमा से कहा, देखिए इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ गांव में तो इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको इन्हें शहर के हॉस्पिटल में ही लेकर जाना होगा। शहर के नाम से ही सीमा और करण डर गए। उन्हें लगा कि रामू की हालत बहुत ज़्यादा ही खराब है, तभी डॉक्टर उन्हें शहर ले जाने को कह रहे हैं। सीमा ने कपकपाते हुए पूछा, शहर जाने का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, ऑपरेशन में कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा आएगा। सीमा घबराते हुए, इतने पैसे? डॉक्टर, क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं है? सीमा रोते हुए, नहीं डॉक्टर साहब, हम ठहरे गरीब किसान, इतनी नकदी हमारे पास कहाँ से आई? मेरे पति तो शहर फसल ही बेचने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही। सीमा बिलख बिलख कर रोने लगी और उन्हें देखकर करण भी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पैसों का बंदोबस्त कीजिए जल्द से जल्द। सीमा और करण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इतने पैसे कहाँ से लाए। पुलिस द्वारा उनकी सारी फसल भी जब्त कर ली गई। आखिर पुलिस वाले भी ठहरे पैसे और पावर के गुलाम। साहूकार के दबाव में पुलिस ने रामू के परिवार को फसल नहीं दी, जिससे मजबूरन उन्हें साहूकार से मदद लेनी ही पड़ी। करण को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह साहूकार के घर गया। राम प्रकाश के कदमों में झुककर मदद के लिए भीख मांगने लगा। साहूकार उसे इस तरह रोते देख अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे तो मिल जाएंगे छोरे, लेकिन बदले में गिरवी रखना पड़ेगा तुझे कुछ। तो सीमा रोते हुए बोली कि हमारे पास तो देने को कुछ है भी नहीं सेठ जी, हम क्या गिरवी रखेंगे, कृपा करके हमारी मदद कर दो सेठ जी, हम जल्द ही आपका सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे, हमारी मदद कर दो सेठ जी, मेरे पति की जान बच जाएगी, हमारी दुआ मिलेगी आपको, कृपा करो हमारे पे। साहूकार हंसते हुए बोला, देख ये तो धंधे का वसूल होता है, वैसे तो बदले कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे तुझे। करण रोते हुए बोला, आप मुझे काम पर रख लो सेठ जी, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर सेवा करूंगा और पगार भी नहीं लूंगा, पर अभी पैसे दे दो हमें, नहीं तो मेरे पापा मर जाएंगे सेठ जी। करण उसके सामने हाथ जोड़ते रोते गिड़गिड़ाते बैठा रहा। साहूकार ने उसे उठाया और कहने लगे, ऐसे दुख भरी बातें ना कर, तू मेरा तो दिल ही पसीज गया। वैसे एक काम तो हो सकता है। करण और सीमा सवालिया निगाहों से उसे देखने लगे। तब साहूकार कहने लगा, तुम्हारी वो खेत वाली जमीन उसे गिरवी रख सकते हो मेरे पास, उसके बदले मैं पैसे भी दे दूंगा और तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा मेरे पास।
बोलो मंजूर है तो तुम लोगों को। थोड़ी देर सोचने के बाद करण ने साहूकार को खेत गिरवी रखने के लिए हाँ कह दिया। सीमा उसे मना भी करने लगी कि वो उसके पापा की पूंजी है, लेकिन करण नहीं माना। उस वक्त उसके लिए अपने पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। करण सीमा से कहने लगा, माँ अभी पापा की जान बचाना जरूरी है। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था, हमें जल्दी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो पापा की जान भी जा सकती है। पापा की जान से बढ़कर तो वो जमीन नहीं है ना माँ। सीमा कुछ बोलती उससे वह साइकिल लेकर घर की ओर भागा और घर से जमीन के कागज लाकर साहूकार के हाथ में थमा दिए। साहूकार ने अपने नौकर को पैसे लाने का इशारा किया। साहूकार करण के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, तू बड़ा ही समझदार है छोरा, खूब आगे जाएगा तू। साहूकार आदमी ने उसे पैसे लाकर दिए। वो पैसे करण के हाथ में थमाते हुए बोला, ले छोरे, ये तेरे बाप के इलाज के लिए पैसा पूरा 60,000 है, लेकिन तेरे को इस पर 3 रुपया सैकड़ा हर महीने के हिसाब से ब्याज देना होगा। करण छोटा है और उसने बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। उसे समझ नहीं आया कि कितना ज्यादा ब्याज बनेगा। साहूकार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और जमीन हथियाने की अच्छी चाल चली। करण और सीमा पैसे लेकर रामू को शहर के हॉस्पिटल में ले गए। वहां उसके सिर का ऑपरेशन कामयाब हुआ और रामू की जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रुकने के बाद रामू को हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज तो करा दिया गया, लेकिन उसे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। नवंबर का महीना आ गया और खेत में बुआई का यह अंतिम समय होता है। रामू की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खेत पर जाकर काम कर सके। सीमा के लिए अकेले सब कुछ करना मुमकिन नहीं था। रामू तो दिन रात यही चिंता सताने लगी कि वह इतनी बड़ी रकम चुकाकर कैसे अपनी जमीन वापस लेगा। साहूकार से करण छोटा लेकिन बेहद समझदार और तीव्र बुद्धि वाला है। अब पापा को परेशान देख कहने लगा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत पर जाकर काम करूंगा। रामू, लेकिन तू अभी बहुत छोटा है बेटा, और तेरा स्कूल भी तो है ना अभी। करण, आप ही कहते हैं ना, अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन नहीं है ना पापा। मैं सब कुछ कर लूंगा और पापा माँ भी तो है मेरी मदद के लिए। रामू, वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन करण, लेकिन कुछ नहीं पापा, आप मुझे बताते जाना क्या करना है, मैं सब कर लूंगा। थोड़ा बहुत तो अनाज पैदा होगा। रामू खुश होकर उसे आशीष देने लगा। करण सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपनी माँ के साथ दिन भर खेतों में बुआई का काम करता। वह खाना भी वहीं पर ही खाता, सुबह घर से निकलता और रात को ही घर में घुसता। दिन कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। करण का स्कूल जाना भी छूट गया। रामू को इस बात से बहुत मलाल रहता। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगा। करण ने जल्दी बुआई का काम खत्म कर दिया। उनकी बस यही दुआ थी कि फसल अच्छी हो जाए तो साहूकार का कर्ज जल्द चुक जाएगा, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। दिसंबर में करण के स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू होने वाली थी। एक तरफ खेत का काम और दूसरी ओर उसकी पढ़ाई। दिसंबर की कड़कती ठंड, चारों ओर घना कोहरा और अंधकार तथा शरीर को कपकपित कर देने वाली ठंडी हवाएं, जिसमें किसी के लिए भी बिस्तर से निकलना आसान नहीं होता। एक बच्चा सुबह 3 बजे उठकर खेत पर जाता और खेतों में पानी देता। कभी कभी बिजली न आने की वजह से उसे सिंचाई के लिए पानी कुएं से खींचना पड़ता। खेतों में पानी देकर वह वहीं नहा धोकर स्कूल के लिए निकल जाता। परीक्षा देने के बाद स्कूल से सीधे खेत पर पहुंचता और वहीं रहकर ही वह फसल का पूरा ध्यान रखता। बीच बीच में थोड़ा बहुत समय निकालकर वह थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता। रात को घर जाकर खाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाता। दिन भर काम के बाद इतनी थकान हो जाती कि वह ज़्यादा देर पढ़ भी नहीं पाता और सो जाता। रात को सबके सोने के बाद करण सोता और सबके उठने से पहले उठ जाता। करण ने सोचा था कि 8वीं में अच्छे से पढ़ाई कर वह नवोदय की परीक्षा देगा। अगर वह उस परीक्षा में पास होगा तो उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में हो जाएगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जिससे उसे आगे की पढ़ाई में मदद मिलेगी। इसीलिए करण कड़ी मेहनत करता। जनवरी के अंत में बहुत तेज बारिश हुई। बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि देख सभी का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन अधिक बारिश फसल को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। रामू ने करण को फसल पर कीटनाशक छिड़कने की भी सलाह दी। रामू जो भी कहता करण बिल्कुल वैसा ही करता। वह अपने स्कूल में भी विज्ञान विषय के अध्यापक से खेती की आधुनिक तकनीकों के विषय पर जानकारी लेता रहता। फसल के साथ साथ खरपतवार के रूप में उगने वाले पालक, बथुआ, मेथी आदि की करण घर घर जाकर बेचता ताकि पाई पैसे जमा कर सके। मार्च में करण की 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई। मार्च के मध्य से ही फसल की कटाई का समय शुरू हो जाता है। करण खेत और परीक्षा दोनों में तालमेल बिठाकर समय से परीक्षा भी देता है, लेकिन वह पढ़ाई को उचित समय नहीं दे पाता। जैसे तैसे करके उसने परीक्षा तो दी। करण ने बुआई देरी से की, इस कारण फसल काटने में भी थोड़ा विलम्ब हो गया।
फसल कटती उससे पहले ही भगवान इंद्र का कहर बरस पड़ा। मार्च के अंतिम दिनों में मूसलाधार वर्षा के साथ में मोटे मोटे ओले फसल को चौपट कर गए। गेहूं बालियों से झड़कर नीचे गिर गया। आलू बारिश की वजह से गलने लगे। रामू तो अपना माथा पकड़कर बैठ गया। करण का कोमल मन बेहद निराश हो गया। उससे पहली बार खेती का काम संभाला और पहली बार में ही बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। रामू ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत खेत पर मदद कराने लगा। उन्होंने सारे गेहूं को इकट्ठा किया और जब अंत में फसल का हाल देखा तो आधे से ज़्यादा गेहूं सड़कर काला पड़ गया। आलू की खुदाई ही तो उसमें भी नुकसान ही हाथ लगा। खीरा टमाटर आदि भी गलने लगे और इसमें कीड़े भी लगने लगे। रामू की मदद से करण ने सारे अनाज और सब्जियों को अलग अलग बोरे में भरकर बेचने के लिए तैयार किया। रामू शहर जाकर मंडी में फसल बेचने की हालत में अभी नहीं है और ना ही वह करण को इस काम के लिए शहर भेजना चाहता है। करण ने उसे बहुत समझाया कि पापा मंडी में हमें सही दाम मिल जाएगा, लेकिन रामू उस एक्सीडेंट के कारण इतना डरा हुआ है कि वह करण को भेजने से साफ इनकार कर देता है। करण भी अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। रामू ने उसे फसल राम प्रकाश साहूकार को ही बेचने को कहा ताकि थोड़ा कर्ज का पैसा भी चुकता हो जाए। साहूकार ने जब उसकी फसल देखी तो झिड़कते हुए बोला, अरे ओ रामू, ये भी कोई अनाज पैदा किया है तूने? सारा सड़ा गला अनाज है और ये सब्जियां भी देख कैसे नरम पड़ गई हैं। उसका क्या दाम दूँ तेरे को मैं? कूड़े बराबर है ये तो। रामू, नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो, मेरे बेटे की मेहनत का फल है ये, कुछ दाम तो लगाना होगा आपको। सारा अनाज खराब ना है सेठ जी, मैंने बढ़िया और ख़राब अनाज अलग अलग बोरे में भरा है, आप उसी हिसाब से उसके दाम लगा दो सेठ जी। साहूकार, चल 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा पक्का करते हैं। रामू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है, मंडी में तो इसका दाम 1900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। साहूकार गुस्से में, मंडी से ज़्यादा ही अच्छा दाम मिल रहा है तो जा फिर मंडी में ही बेच अपना धान। रामू, मैं मंडी में जाने की हालत में ना हूँ सेठ जी, थोड़ी तो दया करो हमारे पे। साहूकार मुंह बनाते हुए, चल फिर 1100 के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। रामू, सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है, इसमें तो मेरी लागत भी ना निकलेगी, सही दाम लगा लो सेठ जी। साहूकार थोड़े गुस्से में, सही दाम लगा लूँ अनाज हाथ में लेकर? ये तेरा माल बहुत चोखा है ना, सड़ा गला अनाज लेके एक तो मेरे पास आ गया और ऊपर से नखरे दिखा रहा है। मंडी में बेचने जाएगा ना तो कोई खरीदेगा भी ना इसे। 1200 रुपये इस सही अनाज के और 700 रुपये कुंटल इस सड़े हुए, लास्ट में सबसे ज़्यादा मैं दे रहा सकता हूँ। तेरे को इसके लिए लेना है तो ले, वरना जा यहाँ से। रामू ने मन मसोस कर हामी भर दी। जब अनाज को तौला गया तो साहूकार ने हर क्विंटल में से 1-1 किलो वजन, बोरों का 1 से 2 किलो मिट्टी और कूड़े आदि के नाम का काट दिया। साहूकार ने कम दाम पर अनाज खरीद अच्छा मुनाफा कमा लिया। रामू को जो भी आमदनी हुई उसका कुछ हिस्सा उसने कर्ज उतारने के लिए साहूकार को ही दे दिया। रामू के हाथ न फसल रही और ना ही पैसा। करण अपने पापा से इस बात के लिए काफ़ी नाराज़ भी हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी नवोदय की परीक्षा होनी है, लेकिन वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई। करण उदास हो गया क्योंकि उसे अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ से केवल हार ही उसके हाथ लगी है, जिससे वो हतोत्साहित हो गया। मई जून में फिर से बाजरे की बुआई का काम शुरू हो गया। इस बार करण अकेला नहीं, रामू भी उसके साथ काम करता। बाजरे की फसल मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती, लेकिन कम बारिश के कारण उन्हें खुद ही सिंचाई के लिए खेत में पानी देना पड़ता। करण पढ़ाई के साथ खेत भी संभालता रहा और कृषि विभाग अधिकारी बनने का भी ख्वाब उसकी आंखों में पलता रहा, लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक मुसीबतें उनके सिर आती रही। कम बारिश के कारण इस बार फिर उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, मगर करण ने इस बार फसल साहूकार को ना बेचकर मंडी में ही बेची, जहां उन्हें फसल का सही दाम मिला। साहूकार से पैसे उधार लिए साल भर पूरा होने को है, लेकिन वो अभी तक 1 साल का ब्याज भी पूरा नहीं चुका पाए। साहूकार उनके बचे हुए ब्याज पर भी ब्याज चढ़ाना शुरू कर दिया। रामू के लिए पहले का ब्याज चुकाना तो मुश्किल हो रहा था, अब ब्याज पर भी ब्याज लगने लगा। करण, सीमा और रामू जी तोड़ मेहनत कर भूख प्यास सब छोड़ दिन रात खेती के कामों में लगे रहते। वह अच्छे से अच्छा उत्पादन करने की कोशिश करते, जिससे आमदनी अच्छी हो। उत्पादन तो अच्छा हुआ, मगर कर्ज पर ब्याज की दर
उनकी आय से कई ज़्यादा है, जिसके कारण बढ़ते समय के साथ साथ उनका कर्ज भी बढ़ता चला गया और वो पूरी तरह कर्ज में डूब गए। साहूकार उन्हें कर्ज चुकाने के लिए तंग करने लगा। करण ने जैसे तैसे करके 12वीं कक्षा तो पास कर ली, लेकिन इसके आगे पढ़ना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया। एक तरफ उसकी परिवार की जिम्मेदारी, जो पूरी तरह से साहूकार के बुने जाल में फंस चुके हैं, और दूसरी ओर उनका अधिकारी बनने का सपना। करण ने इसमें से अपने परिवार को चुना और पढ़ाई से मुंह मोड़ वह अपने परिवार की देखरेख में लग गया। साहूकार हर रोज अपने आदमियों को रामू के घर भेज उसे डराने धमकाने लगा। रामू और उसका परिवार एक खौफ के साए में जीने लगे। न जाने साहूकार कब क्या कर दे। एक दिन साहूकार खुद रामू के घर जाकर बैठ गया और रामू, करण और सीमा उसके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे रहे। साहूकार रामू से बोला, कितनी बार मोहलत दी है तुझे, पर तेरे से पैसे नहीं दिए जाते। ना देख खाट पर पसरते हुए, इतने पैसे चुकाना तेरे बस का तो है नहीं। तू एक काम कर, ये खेत वाली जमीन मेरे नाम कर दे। चल। रामू हड़बड़ा गया और बोला, सेठ जी, एक वही जमीन का टुकड़ा तो है जिससे हमारी थोड़ी बहुत आमदनी होती है। आप उसे भी हमसे ले लेंगे तो हम क्या कमाएंगे खाएंगे। साहूकार कुटिल बुद्धि से, तेरे को कमाने थोड़े ही रोक रहा हूँ, मैं तो बस उससे चाहता हूँ तू जमीन मेरे नाम कर दे, मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। करण, लेकिन सेठ जी, उस जमीन का दाम तो आपके कर्ज से ज्यादा है। साहूकार गुस्से में, चुप कर छोरे, जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझा। करण चुपचाप से झुकाए बैठ गया। साहूकार, हाँ तो रामू बता, तू वो जमीन मेरे नाम करेगा कि नहीं। तेरे ही फायदे का सौदा है ये, तेरा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और तू उस जमीन पर आराम से अपनी खेती भी कर सकता है, लेकिन वो जमीन मेरी होगी, तू बस एक मजदूर होगा वहाँ। रामू यह सुनकर खुद पर लज्जित होने लगा कि अपनी ही जमीन पर मजदूरों की तरह काम करना होगा। अब रामू ने उन्हें हाँ बोल दिया ताकि घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ तो आय हो। साहूकार रामू की मजबूरियों का बस फायदा उठाने में लगा है। रामू ने खेत की जमीन साहूकार के नाम कर दी और साहूकार जमीन के कागज से लेता हुआ हंसता हुआ वहां से चला गया। रामू अपना सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे पुरखों की अमानत बेच डाली। अब उसे खुद पर ही शर्म महसूस होने लगी। सीमा उसे समझाते हुए बोली, आपने ये सब अपनी खुशी से तो नहीं किया है ना, मजबूरी में आपको वह जमीन बेचनी पड़ी। आप अपना मन छोटा मत कीजिए, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। करण रामू का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम खूब खेती बाड़ी कर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी रकम जमा करेंगे और सेठ जी से अपनी जमीन भी वापस ले लेंगे। रामू थोड़ा झुंझलाते हुए बोला, कहाँ से लेंगे, कर्जा चुकाने के लिए तो पैसे जमा भी ना कर पाए हम, जमीन क्या खाक खरीदेंगे। अब हमें हमारी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। रामू आत्मग्लीन से सुलगते मन से चारपाई पर जाकर लेट गया और किसी सोच में डूब गया। करण ने अपनी पढ़ाई छोड़ खेती मजदूरी को ही अपना लिया। रामू ने जब उससे पढ़ाई छोड़ने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, पापा मेरे लिए आपसे और माँ से बढ़कर को मेरी पढ़ाई नहीं है। आप हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम बाहर जाकर पढ़ सकूं। एक ज़मीन भी तो वो भी चली गई, बैंक भी हमें लोन देने से रहा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ रहकर आपकी और माँ की सहायता करूँ। रामू के मन पर एक और घात लगा कि उसकी ही वजह से उसके बेटे का सपना टूट गया, उसकी पढ़ाई लिखाई सब छिन गई। रामू यह शर्मिंदगी का भार नहीं उठा सका और वह स्वर्ग सिधार गया। करण और उसकी माँ शोक में डूब गए। करण ने संकल्प लिया कि भले ही उसके सपने टूट गए हों, लेकिन वह ऐसा भी किसी और किसान के साथ नहीं होने देगा। करण ने जी तोड़ मेहनत कर खेती का काम किया, खुद भूखा रहता मगर पैसा जोड़ने में लगा रहा। कुछ समय साहूकार के यहाँ काम कर पैसा जमा करके करण ने सेठ की गुलामी को ठोकर मार दी और उसे खेत पर काम करना बंद कर दिया। करण ने अपने एक दोस्त की मदद से किसानों के लिए जागरूकता अभियान चलाया। करण के पास फ़ोन नहीं है, इसीलिए वह अपने दोस्त के फ़ोन से और अपने स्कूल में अध्यापकों की मदद से कृषि की नई नई तकनीकों, उत्तम किस्म के उर्वरकों, कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कैसे किया जाए, इस सब के विषय में जानकारी लेता। करण ने किराए पर एक दुकान ले वहां कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया। वह वहां किसानों के फसल की अच्छी गुणवत्ता, अधिक उत्पादन, कम लागत उत्पादन तरीके, खेती के तरीके, नए नए उपकरणों से कम मेहनत में अधिक फसल, बुआई, कटाई, सिंचाई आदि के सही तरीके आदि के बारे में बताता, शिक्षा देता, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़े। उन्हें उचित करण किसानों को अपनी फसल साहूकार को न बेचने
कर सीधे मंडी में सही दाम पर विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करता। किसानों को समझाने के लिए करण हर महीने में अंत में किसानों के लिए एक सभा रखने लगा, जहां गांव के सभी किसान इकट्ठा होते। करण ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, मैं स्वर्गवासी रामू का बेटा करण आप सभी को यहां एकत्रित होने के लिए धन्यवाद करता हूं। आप सभी तो जानते ही हैं मेरे पिता की मृत्यु किन हालातों में हुई। मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया और आप सभी तो जानते ही हैं साहूकार ब्याज कितना ज़्यादा वसूलता है। वो कर्ज दिन ब दिन बस बढ़ता ही गया और मजबूरन हमें हमारा खेत बेचना पड़ा। मैं चाहता हूँ ऐसा आप में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी साहूकार की कुटिलता का शिकार बने। ये साहूकार लोग क्या करते हैं जानते हैं आप लोगों ने ना में सिर हिलाया। ये जो साहूकार होते हैं वो हमसे बहुत कम दाम पर हमारी फसल खरीदते हैं और मंडी में जाकर उसे अधिकतम निर्धारित मूल्य पर बेच आते हैं। हम दिन रात मेहनत कर फसल खड़ी करते हैं, अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचते हैं और अंत में फल कोई और ही ले जाता है। मेहनत हम करें और मज़े वो लूटें, ये तो गलत है ना। सभी हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ गलत है, बिल्कुल गलत कहने लगे। क्यों हम अपनी मेहनत की कमाई किसी और को ले जाने दें? हमें हमारा हक लेना चाहिए। जब सरकार हमें सही मूल्य देती है तो हम क्यों इन साहूकार की जेब भरें? इनका नतीजा क्या होता है? हम लोग गरीब ही मर झेलते जाते हैं और इन पैसों वाले के जेब भरते रहें। हमें इस कदर मजबूर कर देते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनते चले जाते हैं। हमें खुद सावधान और जागरूक होने की ज़रूरत है, अन्यथा दूसरों को सदा ये फ़ायदा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो आज आप सभी ये कदम लीजिए कि अपनी फसल को मंडी में बेचेंगे, किसी साहूकार या ठेकेदार को नहीं। पहले सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पता करेंगे, उसके बाद ही अपनी फसल का विक्रय करेंगे। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से लोन लेंगे, किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता तो वो मैं सदा आप सभी के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा सपना था कृषि अधिकारी बन किसान भाइयों के लिए विकास करना, पर पूरा नहीं हो सका। लेकिन कुछ नहीं करने से बेहतर है हम कुछ तो करें। जो काम में पावर के साथ करने से सपने देखता था, अब वही काम में बिना किसी सरकार पद और पावर के भी करूँगा। जिस सेवा भाव को अपने मन में लेकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उसी भाव से मैं अपने किसानों और गांव की स्थिति में सुधार करूँगा। सभी लोग तालियां बजाने लगे। देखते ही देखते करण सबका चहेता बन गया। अब लोगों ने साहूकार के पास जाना बंद कर दिया और साहूकार का धंधा चौपट होता चला गया। साहूकार को इससे भारी नुकसान होने लगा। इसके लिए यह बात सहन करना आसान नहीं था, मगर करता भी क्या, उसका वजूद जो मिट गया। करण भले अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा नहीं टूटा। उसने किसान के विकास के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसका सपना टूटा तो क्या हुआ, उद्देश्य तो फिर भी पूरा हुआ। लूजर बनकर भी वह विनर बन गया। करण अपने पापा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर पूरे गर्व के साथ बोला, पापा मैं किसानों के विकास के लिए आपकी दिखाई राह पर चला हूँ और ना मैंने कभी हिम्मत हारी है और ना कभी हारूंगा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।